अगर आपने अभी तक फॉगलैंड सीरीज की 1 से 25 तक वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर चल रही हर सीरीज के सभी चैप्टर्स पूरी कंटिन्यूटी और पूरे डिटेल के साथ एंड तक कवर किए जाते हैं, ताकि स्टोरी का एक भी मजेदार मोमेंट आपसे मिस ना हो। तो भाइयों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कांग और 182 दोनों 182 का घायल हाथ ठीक करवाने के लिए डम्पलिंग विलेज पहुंचते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी आसान कहां होने वाली थी, क्योंकि उसी समय वहां बॉर्न ईटर अपने आदमियों के साथ 182 को ढूंढते हुए पहुंच जाता है। सिचुएशन को बिगड़ता देख टीचर कांग तुरंत 182 को वहां से भाग जाने के लिए कहता है और खुद डॉक्टर को मनाने चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ 182 भागने के बजाय सीधे बॉर्न ईटर के सामने खड़ा हो जाता है। और भाइयों, यहीं से स्टोरी एकदम खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब होने वाली है ऐसी भिड़ंत जहां सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जिंदा रहने की जिद भी दांव पर लगी होगी। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे की कहानी शुरू करते हैं। डम्पलिंग विलेज में बोन ईटर के सामने डम्पलिंग्स का माउंटेन रखा था। डम्पलिंग मास्टर ने उन्हें प्रीमियम लेवल 10 डम्पलिंग्स बताया। बोला, विलेज के सबसे वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स यूज किए और दिल से काम किया है। बोन ईटर ने अपना हेलमेट उतारा, एक स्माइल दिखाया जो सबके अंदर डर की लहर दौड़ा गया। उसने अपनी लंबी जीभ निकाली और प्लेट से एक डम्पलिंग पकड़ लिया, जबकि विलेजर्स टेरर में देख रहे थे। टेस्ट करने के बाद उसने डिक्लेयर किया कि फूड एब्सोल्यूट ट्रैश है। डम्पलिंग मास्टर शॉक्ड हुआ। बोला, सिर्फ जीभ के टच से क्वालिटी जज नहीं कर सकते। बोन ईटर ने इंग्रेडिएंट्स आइडेंटिफाई करते हुए काउंटर किया। कल की क्रो मीट, सप्लाई बॉक्स के प्याज और गाजर। बोला, ये कैफेटेरिया के लेफ्टओवर का बाल्टी जैसा टेस्ट है। उसने मास्टर पर डम्पलिंग फेंक दिया और गार्बेज बताया। डम्पलिंग मास्टर झुककर उसे उठाने लगा। उसका दिमाग अपने पास्ट पर चला गया, जब वो 10 साल तक भिखारी की तरह चोरी करके खाना खाता था। उसने याद किया एक ठंडी सर्द रात जब एक औरत ने उसे पकड़ा, सजा देने नहीं बल्कि हॉट डम्पलिंग्स देने। वो गिफ्ट उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट था और वो दुनिया के साथ वही गर्माहट शेयर करना चाहता था। आंसू बहाते हुए डम्पलिंग मास्टर ने बोन ईटर के सामने डम्पलिंग उठाई और सजेस्ट किया कि अगर उसका दिल गर्म हो जाए तो शायद उसकी ट्विस्टेड नेचर गायब हो जाए। बोन ईटर की जीभ मास्टर के हाथ की तरफ लैश हुई। मॉन्स्टर ने माना कि उसे क्यूरियस है कि मास्टर खुद क्या टेस्ट करता है। उसने जीभ से बूढ़े को लिफ्ट किया और डिक्लेयर किया कि वो मास्टर का डम्पलिंग शेप्ड सिर खाने वाला है। जब बोन ईटर अपना मुंह चौड़ा करके उसे निगलने को तैयार हुआ तो डम्पलिंग मास्टर ने अपना अंत एक्सेप्ट कर लिया और साइलेंटली डॉक्टर से माफी मांगी। उसी मोमेंट कांग हॉस्पिटल पहुंचा और फ्रैंटिकली डॉक्टर हेरेन के लिए चिल्लाया। उसने चिल्लाकर कहा कि एक साइकोपैथ विलेजर्स को खा रहा है और ग्रैंडपा डम्पलिंग मोर्टल डेंजर में है। जगह खाली देखकर कांग शांति से बोलने लगा। छुपे हुए डॉक्टर को पुकारा। उसने पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर पिछले 2 साल सिर्फ डम्पलिंग मास्टर की वजह से जिंदा है। कांग ने रिवील किया कि हर दिन, यहाँ तक कि जिस दिन उसे बाहर निकाला गया था, वो देखता था कि मास्टर हॉस्पिटल पर डम्पलिंग्स के बैग्स छोड़ जाता है ताकि डॉक्टर भूखा ना मरे। उसने मास्टर को डॉक्टर का बेनिफैक्टर बताया और क्लेम किया कि रियल ट्रेटर विलेजर्स नहीं बल्कि खुद डॉक्टर है जो छुपा बैठा है। कांग जाने को मुड़ा पर डॉक्टर हर्रेन आखिरकार सामने आया और पूछा, ये क्या बकवास कर रहा है? इधर विलेज में लेगोस और रेसिडेंट्स ने बोन ईटर के मिनियंस पर डेस्परेट असॉल्ट लॉन्च कर दिया। बोन ईटर डम्पलिंग मास्टर को मुंह में पकड़े हुए था, जिस पर मास्टर चिल्लाया कि उसके लोग रुक जाएं क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। लेगोस ने अनसुना किया, पर बोन ईटर ने अपनी मासिव तंग से विलेजर्स को इंस्टेंट स्ट्राइक किया और उन्हें स्पेस में बिखेर दिया। बोन ईटर की टीम ने वर्थलेस ट्रैश को मजाक उड़ाया जो उनके बॉस के मील को इंटरप्ट कर रहे थे। डम्पलिंग मास्टर ने बोन ईटर से रुकने की भीख मांगी, अपनी जान ऑफर की अगर विलेज बच जाए। बोन ईटर ने अनसुना किया और डिमांड की कि उसका टारगेट कहाँ है। मास्टर रोते हुए। तभी एक आवाज क्लियरिंग में गूंजी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। 182 सीन में वॉक इन किया, हाथ में वही नाइफ पकड़े हुए, और डिक्लेयर किया कि वो वही है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। 182 को टंग फाइट में नाइफ लेकर आते देखना विलेज के लिए परफेक्ट प्लॉट ट्विस्ट था। भाई अपना भाई किसी से नहीं डरता, बताओ कोई इसको। सीन वापस कांग पर कट हुआ जब डॉक्टर हर्रेन की आवाज ने साइलेंस तोड़ा। कांग डॉक्टर की तरफ मुड़ा। पक्का था कि डॉक्टर की स्किन के अंदर घुसना ही उसे एक्शन में लाने का एकमात्र तरीका है। कांग ने पूछा, क्या डॉक्टर सच में यहाँ छुपा हुआ था और क्या वो मदद करने वाला है? डॉक्टर हर्रेन ने मजाक उड़ाया। ट्रैश डंपलिंग वाला बूढ़ा उसकी जान बचाने वाला आइडिया डिसमिस किया। उसने कांग से कहा, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस बंद कर। बोला वो इमरजेंसी सप्लाई से भी सरवाइव कर लेता बिना उन पैथेटिक डंपलिंग्स के। कांग ने और प्रेस किया,
पूछा क्या डॉक्टर को डम्पलिंग मास्टर के इंटेंशंस की समझ है। उसने वार्निंग दी कि अगर वो बूढ़ा मर गया तो डॉक्टर को जरूर रिग्रेट होगा। डॉक्टर हर्रेन का एक्सप्रेशन डार्क हो गया और उसने पूछा रिग्रेट के बारे में तुझे क्या पता। उसने रिवील किया कि उसका सबसे बड़ा रिग्रेट था एक डाइंग प्रिजनर को अपने हाथों से बचाना, जिस एक्ट ने उसके दर्जनों साथियों की मौत का डायरेक्ट कारण बना। उसने क्लियर किया कि वो किसी भी ट्रैश प्रिजनर की लाइफ या डेथ की परवाह नहीं करता। इधर डम्पलिंग मास्टर हैरान था। 182 को इडियट कह रहा था जो खुद को दिखा रहा है। हालांकि बोन ईटर की टीम में छुपा मर्सेनरी स्पाई नोटिस कर रहा था कि टारगेट आखिरकार सामने आ गया है। उसने 182 को हंच्ड डीमन किड के रूप में पहचाना, जिसने हाउंड्स गैंग को अकेले खतरनाक तरीके से मिटाया था। 182 ने कोल्ड वार्निंग दी कि अगर कोई डम्पलिंग मास्टर को ब्लेड के टिप से भी छुआ तो वो उसे मार देगा। मास्टर 182 को भागने को चिल्लाया, बोला बोन ईटर बड़ा मछली है और अब उसे निशाना बना चुका है। बोन ईटर ने अनसुना किया। डम्पलिंग मास्टर का सर पकड़कर उसे खिलौने की तरफ फेंक दिया। वो 182 की तरफ दौड़ा, चिल्लाया कि मील आखिरकार सर्व हो गया। उसने अपनी मासिव टंग लैश की और 182 के चेहरे को फ्रैंटिकली चाटकर उसे एनालाइज करने लगा। स्पाई इंटेंसली देख रहा था, उत्सुक था कि बोन ईटर का स्पेशलाइज्ड टेस्ट सब्जेक्ट के बारे में क्या रिवील करेगा। हालांकि जैसे ही बोन ईटर ने अपनी टंग वापस खींची, उसकी आंखें इंटेंस लाइट से चमक उठी। बिना वार्निंग के वो पीछे गिर पड़ा और पूरी तरह बेहोश हो गया। मिनियंस पैनिक में थे, अपने गिरे हुए लीडर के चारों तरफ इकट्ठे होकर सोच रहे थे कि क्या वो मर गया। डम्पलिंग मास्टर इस सडन मैनिया से बेवकूफ था, पर स्पाई ने बोन ईटर की पल्स चेक की और रियलाइज किया कि वो सिर्फ पास आउट हो गया है। स्पाई बोन ईटर की इनकॉम्पिटेंस से इनॉयड था। उसे लगा कि खोखला दिमाग वाला ट्रैश सिंपल टेस्ट भी हैंडल नहीं कर सका। उसने मेन को रैली किया और चिल्लाया कि 182 को तुरंत पकड़ो वरना खुद खाए जाएंगे। मास्टर दद्दू से 182 को वार्न किया। 3 मिनियंस एक साथ चार्ज किए, पर 182 टेरिफाइंग फ्लूइडिटी से मूव कर रहा था। उसने हाथ से बंधे डैगर नाइफ से अटैकर्स को इंस्टेंट स्टैब कर दिया। अपनी निम्बल मूवमेंट से उन्हें ऑफ गार्ड कर दिया। जब एक आदमी ने कुर्सी से उसे मारने की कोशिश की तो 182 ने अपना पैर कुशन शील्ड की तरह यूज करके ब्लो ऑब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही कुर्सी टूट गई, उसने हाथ को स्विफ्ट आर्क में स्विंग किया, आदमी की गर्दन स्लाइस की और फिर स्पिन करके पास खड़े दूसरे मिनियन में नाइफ घोंप दिया। वो ब्लर की तरह मूव कर रहा था, ओपोनेंट के मास्क फाड़ता और वाइटल पॉइंट्स पर सर्जिकल प्रिसीजन से हिट करता। ये सीन इतना खतरनाक और डरावना था कि डम्पलिंग मास्टर शॉक में घूर रहा था, पहली बार रियलाइज करते हुए कि ये लड़का सच में लड़ सकता है। एक मिनियन ने 182 को पीछे से एम्बुश करने की कोशिश की, पर 182 ने ब्लेड को हाथ से पकड़ लिया और उसके हाथ में से बांधी नाइफ घुसा दी। उस आदमी ने 182 का मजाक उड़ाया, बोला 182 की कमजोरी उसका कटा हुआ राइट साइड है, जबकि उस आदमी के दोनों हाथ है। उस आदमी ने डेस्परेट मूव में उसने अपना वेपन छोड़ा और राइट हाथ से पकड़ने की कोशिश की। गिरने से पहले ही 182 ने घुटने से ब्लेड को किक किया और गिरती नाइफ को सीधा आदमी के पेट में घोंप दिया और उसी पे एक लात मारकर नाइफ को उसके पेट में पूरी तरीके से घुसा दिया, जिससे वो जमीन पर ढेर हो गया। 182 डिफीटेड गैंग के बीच अनस्केर्ड खड़ा था और बोला जो भी टफ बनने की कोशिश करेगा उसे मार दूंगा। ये होता है औरा भाई। मेरे को ये बंदे का थिंकिंग ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगता है यार। स्पाई ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, वो कब से देख रहा है। उसने डम्पलिंग मास्टर को पकड़ लिया, आदमी की गर्दन पर तलवार रखकर होस्टेज बना लिया। उसने 182 की नाइफ टेक्निक की तारीफ की, बोला ये हाउंड्स गैंग को डिस्ट्रॉय करने वाले शख्स की रेपुटेशन के मुताबिक है। 182 अटैक करने के लिए आगे दौड़ा, जिससे स्पाई पीछे कूदा और मास्टर को रिलीज कर दिया। स्पाई ने कंप्लेन किया कि 182 लोगों को बात खत्म करने ही नहीं देता। क्लैरिफाई किया कि वो असल में बोन ईटर की पैथेटिक गैंग का हिस्सा नहीं है। स्पाई ने रिवील किया कि वो मर्सेनरी है, जिसे 182 को अपने साथ ले जाने के लिए हायर किया गया है। जब 182 ने पूछा किसने भेजा, तो उसने एम्प्लॉयर की आइडेंटिटी बताने से मना कर दिया। उसने आर्ग्यू किया कि उसके साथ जाना 182 के लिए बोन ईटर से बचने का एकमात्र चांस है। उसने पॉइंट आउट किया कि भले 182 स्ट्रॉन्ग है, पर वो एक हाथ के साथ बोन ईटर की फुल पावर का सामना नहीं कर सकता। 182 को लॉजिक की परवाह नहीं थी।
बोला वो अभी बोन ईटर को मारकर खत्म कर देगा। वो बेहोश लीडर की तरफ दौड़ा, पर स्पाई ने तलवार से इंटरसेप्ट किया और वार्निंग दी कि सपने भी मत देख। स्पाई ने अपना मास्क नीचे किया और खुद को मल्टी टाइगर नाम से इंट्रोड्यूस किया, डिस्ट्रिक्ट जे आर्म्ड असॉल्ट यूनिट का मर्सेनरी। वो मैनियकली मुस्कुराया, बोला वो बड़े मछली बोन ईटर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रिजनर्स की लाइफ्स उसके लिए कुछ भी मतलब नहीं रखती। हॉस्पिटल में कांग डॉक्टर हर्रेन के सामने खड़ा था, रियलाइज करते हुए कि आदमी उससे भी ज्यादा कोल्ड है जितना उसने सोचा था। डॉक्टर की हार्श एक्सटीरियर के बावजूद कांग को कंपैशन की स्पार्क फील हुई, क्योंकि उसने पहले 182 का इलाज किया था। डॉक्टर हर्रेन कांग पर चिल्लाया, पूछा तुझे दूसरों के बिजनेस में टांग अड़ाना क्यों अच्छा लगता है। कांग ने एक्सप्लेन किया कि विलेजर्स ने उन्हें छुपने में मदद की और अंत तक लॉयल रहे। डॉक्टर हर्रेन हंसा, पूछा क्या कांग को अभी भी नहीं समझ आया कि प्रिजनर्स में कोई अच्छा आदमी नहीं होता। उसने कांग के दिमाग का मजाक उड़ाया और कहा कि उसने उनकी दुनिया की रियलिटी अभी तक नहीं सीखी। कांग ने जवाबी फायर किया, डॉक्टर को बास्टर्ड कहा और बोला कि नॉर्मल अच्छे लोग उसके लिए मैटर करते हैं। उसने पूछा डॉक्टर में क्या खास है कि वो मदद रिजेक्ट करके स्पाइट में खुद को लॉक कर ले। कांग ने पूछा क्या वो यहाँ अकेले मरने का प्लान बना रखा है सिर्फ पॉइंट प्रूव करने के लिए। उसने डॉक्टर से कहा पागलपन बंद करो। बोला डॉक्टर क्रच या इंजरीज की वजह से नहीं छुपा। इसके बजाय कांग ने असर्ट किया कि डॉक्टर सिर्फ एकमात्र सर्वाइवर होने की वजह से डीप क्रशिंग गिल्ट फील करता है। उसने डॉक्टर हर्रेन से कहा कि वो बस सांस लेने की हिम्मत रखने पर शर्मिंदा है। ये शब्द डॉक्टर हर्रेन को सच में गुस्सा दिला गए। अचानक 182 ने पीछे हटना बंद कर दिया और सीधा मल्टी टाइगर की तरफ झपट पड़ा। मर्सिनरी को जैसे झटका लग गया और उसने 182 को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना किसी प्लान के ऐसे चार्ज करना तेरी मौत का कारण बन जाएगा। मल्टी टाइगर ने नीचे की तरफ जोरदार ब्लो मारा और 182 के कंधे में गहरा घाव कर दिया, लेकिन मर्सिनरी तुरंत ही अपने स्विंग की ताकत पर पछताने लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गलती से टारगेट को मार ही न दिया हो। उसकी चिंता पल भर में शॉक में बदल गई जब उसने देखा कि 182 ने कंधे के घाव को बिल्कुल इग्नोर करके अपनी उंगलियां सीधे मल्टी टाइगर के कान की तरफ घुसा दी। मल्टी टाइगर ने मुश्किल से शील्ड से ब्लॉक किया और पीछे हट गया और देखा कि 182 डीला पड़कर जमीन पर गिर पड़ा। मल्टी टाइगर अपने खून बहते हाथ को घूरते हुए घबरा गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि 182 ने डिफेंस को पूरी तरह छोड़ दिया था, सिर्फ एक वाइटल पॉइंट पर काउंटर अटैक लगाने के लिए। डंपलिंग मास्टर लड़के के लिए चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ा, जबकि लेगोस बोर्न ईटर की तरफ बहादुर लेकिन फालतू चार्ज कर दिया। मल्टी टाइगर ने दोनों को एक झटके में हटा दिया और बोला नीचे बैठो और बहादुरी दिखाना बंद करो। वो 182 के शरीर के पास गया और नाराज होकर बोला कि चोटें उसके इरादे से कहीं ज्यादा गहरी हो गई हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि 182 लड़ाई शुरू होने से पहले ही बहुत बुरी तरह घायल था, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस और भी अविश्वसनीय लग रहा था। मल्टी टाइगर ने बेहोश 182 को अपने कंधे पर उठा लिया और सोचा कि टारगेट तो सिक्योर हो गया, बस उम्मीद है कि लड़का मर न जाए इससे पहले कि मुझे पेमेंट मिले। लेकिन जीत का मजा एक कम और गुर्राती आवाज ने किरकिरा कर दिया। बोर्न ईटर जमीन से उठ खड़ा हुआ, मुंह से लार टपकाते हुए और किसी पुराने स्वाद के बारे में बड़बड़ा रहा था। 182 के खून का स्वाद उसकी जीभ पर पड़ते ही जेल के बचपन का वो दबा हुआ मेमोरी जग गया, जब वो छोटा और कमजोर था। उसे याद आया कि एक गार्ड उसे स्वादिष्ट खाने से तड़पा रहा था और कह रहा था कि खाना है तो कैफेटेरिया तक रेंग के जाना पड़ेगा। बाकी कैदी उसे पैथेटिक पिल्ला बोलकर मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि गार्ड्स ने लापरवाही से उसे पूरे 1 महीने कोठरी में बंद रखा था। याद और डार्क होती गई जब बोर्न ईटर ने उस आदमी को याद किया जो फॉग बॉल दिखाकर उसे कच्चे चावल बोलकर चिढ़ा रहा था। 1 महीने की भूख के जोर पर बोर्न ईटर ने कोठरी की लोहे की सलाखों को चाटा था, जब तक जीभ से खून न निकलने लगा और चीख चीख कर बोला कि वो मर जाएगा। जब वो आदमी हाथ अंदर डालकर उसके साथ खेलने लगा तो बोर्न ईटर ने सीधा उसका हाथ काट लिया। वो पहली बार था जब उसने फॉग का स्वाद चखा और उसी रिएक्शन ने उसे इस विकराल और पावरफुल रूप में बदल दिया जिसमें वो आज है। सीन कट गया कांग और डॉक्टर हर्रेन की भारी बातचीत पर। कांग को एहसास हुआ कि किसी की पुरानी घावों को खोदना परसुएशन का बेस्ट तरीका नहीं है और वो अपने भाई की पुरानी टॉक्सिक आदतों में फंस रहा है। लेकिन वो गलत भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर हर्रेन आखिरकार टूट पड़ा और मान गया कि उसके सहकर्मियों की मौत पूरी तरह उसकी गलती थी। डॉक्टर हर्रेन ने कबूल किया कि वो सोचता है कि
कि दर्द भोगने के लायक है, क्योंकि सिर्फ वो बचा था। उसकी याद उसे उस भयानक पल में ले गई जहां वो मदद के लिए चीख रहा था और दूसरे डॉक्टर सिर्फ देख रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी कैदी ने जिसे उसने बचाया था और जिसने बाद में मेडिकल स्टाफ को क्रूरता से मारा पीटा, उसे मजाक उड़ाते हुए कहा कि जीवन बस नर्क का चक्र है। उसने अस्पताल को फांसी का तख्ता और टॉर्चर चैम्बर बताया, जहां निर्दोष या दोषी होने का कोई मतलब नहीं। उस फ्लैशबैक में अस्पताल पूरी तरह अराजकता में डूब गया था। मरीज डॉक्टरों पर हमला कर रहे थे। प्रेजेंट में डॉक्टर हर्रेन ने अपना मेडिकल टूल जमीन पर फेंक दिया और कांग की शर्ट पकड़कर झंझोड़ते हुए चिल्लाया कि उस हरामी कैदी ने जो कहा था वो सब सच था। ये नर्क है और जिंदा रहना मरने जैसा ही लगता है। उसने बताया कि नरसंहार के बाद उसका शरीर उसकी मर्जी के खिलाफ जीने के लिए लड़ता रहा। वो अस्पताल में पागलों की तरह फौक खाता रहा और अपनी नई ताकत से खुद पर सर्जरी करके उन कैदियों के मांस खून से अपना पूरा शरीर फिर से बनाया जिनसे वो नफरत करता था। बस एक मॉन्स्टर बनकर बच गया। उसने कांग को घूरते हुए कहा कि अच्छा, डॉक्टर तो मर चुका है, अब वो अस्पताल में सड़ने वाला है। कांग ने सोचा कि ये कोई चॉइस नहीं बल्कि पिंजरा है। उसके मन में अपने भाई की याद आ गई जो उसे एलिमेंट्री टीचिंग और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने पर मजाक उड़ा रहा था। भाई ने चेताया था कि पिता को पता चला तो फट जाएगा अगर कांग पैथेटिक बेबीसिटर जैसी जॉब करना चाहता है। कांग ने जवाब में चिल्लाकर कहा था कि उसका बिजनेस उसका अपना है और भाई स्टेटस का दीवाना परफेक्शनिस्ट है। उसने कसम खाई थी कि वो माता पिता जैसा कचरा कभी नहीं बनेगा, अपना रास्ता खुद चुनेंगे। लेकिन कांग को अब एहसास हुआ कि उसका रास्ता भी नर्क हो गया, क्योंकि उसके दिल को शेप देने वाला टीचर खुद एक मॉन्स्टर था। उसने डॉक्टर हर्रेन से कहा कि तुम गलत हो। डॉक्टर हर्रेन ने अपना किस्मत नहीं चुना, ये जेल का कर्म था जो उसके ऊपर थोप दिया गया। कांग ने कहा कि डॉक्टर हर्रेन ही एकमात्र इंसान थे जिन्होंने ऐसी जगह बनाई जहां अभी भी नियम और नैतिकता बची हुई है। डॉक्टर हर्रेन ने तंज कसा कि उसे गांव की क्या परवाह, या डंपलिंग मास्टर इस गंदे डंप के पीछे क्यों पड़ा है। कांग ने जवाब दिया कि डॉक्टर हर्रेन ने ही बूढ़े को सब सिखाया था। तुमने ही डंपलिंग मास्टर को दिखाया कि जीवन का मूल्य है और इंसान को सम्मान से जीना चाहिए। ये बात डॉक्टर हर्रेन के दिल को लग गई और उनका मन सालों पहले अस्पताल के बाहर घुटनों पर बैठे डंपलिंग मास्टर की याद में चला गया। डंपलिंग मास्टर ने अपनी जान की कसम खाई थी कि इलाके को सुरक्षित गांव बना देंगे। बूढ़ा रोज अस्पताल के बाहर बैठकर नई डंपलिंग शॉप्स और बिजली आने की खबर देता था। डॉक्टर बाहर न आए तो भी डंपलिंग के बैग छोड़ जाता और विनती करता कि खाना मत छोड़ो। आखिर उसी ने तो सिखाया था शरीर का ख्याल रखो। डॉक्टर हर्रेन को समझ आया कि डंपलिंग मास्टर सही कहता था। गांव अब रोशनी और सभ्य हो गया है। कांग ने पूछा कि तुम्हारा असली टीचर कौन था, वो राक्षस जो तुम्हें कंट्रोल करता था या वो आदमी जिसने सभ्यता बनाई। इस सवाल ने डॉक्टर हर्रेन के दिल की जंजीरें तोड़ दी। वो हकीकत मान गए और बूढ़े के लिए रो पड़े। सीन फिर गांव में कट गया जहां बोर्न ईटर फिर से उठ खड़ा हुआ। मल्टी टाइगर अभी भी 182 को कंधे पर उठाए जाने की कोशिश कर रहा था और बोर्न ईटर की बात को टाइम वेस्ट बोलकर भागने लगा। लेकिन बोर्न ईटर ने जीभ से मल्टी टाइगर की टांग पकड़ ली और जोर से जमीन पर पटक दिया। 182 उड़ गया और जब बोर्न ईटर की जीभ उसे पकड़ने लगी तो मल्टी टाइगर ने बीच में आकर रोक लिया। उसने चीख कर कहा, 182 मेरा शिकार है, उसे छूने की हिम्मत मत करना। मल्टी टाइगर ने ब्लेड से जीभ काटने की कोशिश की लेकिन वो बहुत हार्ड थी। जीभ ने उसे पीछे धकेला और फिर तेज अटैक्स की बौछार शुरू हो गई जिसे उसने शील्ड और ब्लेड से रोका। अचानक जीभ उसके गले में लिपट गई और इतनी जोर से कसी कि चेहरे की नसें फूल गईं। उसे डर लगा कि उसके अटैक्स एक भी स्क्रैच नहीं छोड़ रहे और ये वो बोर्न ईटर नहीं है जिसे वो पहले जानता था, बल्कि अब ये एक राक्षस बना चुका है। बोर्न ईटर ने मल्टी टाइगर को फेंक दिया और 182 की तरफ दौड़ा। डंपलिंग मास्टर तुरंत खुद को ढाल बनाकर खड़ा हो गया और लेगोस को चिल्लाया कि लड़के को लेकर भागो। बोर्न ईटर हंस पड़ा और बोला, मास्टर हमेशा मेरा खाना क्यों छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही राक्षस ने बूढ़े को खत्म करने के लिए मुक्का मारा, 182 ने अचानक अपना हाथ बोर्न ईटर के मुंह में ठूंस दिया। मल्टी टाइगर चीखा कि क्या 182 पागल हो गया है और खुद को खाने देना चाहता है। डंपलिंग मास्टर रोने लगा
और पूछा कि 182 ऐसा क्यों कर रहा है जबकि हमने अपनी जान जोखिम में डालकर तुझे बचाया। 182 ने शांत स्वर में कहा कि उसे अपना कर्ज चुकाना है। बॉर्न ईटर ने 182 के हाथ को जोर से काटा, स्वाद का मजा लिया और बोला, ये भगवान का गिफ्ट है जो उसकी भूख मिटाएगा। लेकिन जल्दी ही उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वो हाथ चबा नहीं पा रहा था। जैसे ही वो जोर लगाने लगा उसकी जबड़े में भयंकर दर्द हुआ। एक पल में डॉक्टर हर्रेन आ गया और तेज मेडिकल कैंची बॉर्न ईटर की जबड़े के साइड में घुसा दी। डॉक्टर हर्रेन आखिरकार चैट में एंटर हो चुके हैं और अब चीजें बहुत सर्जिकल होने वाली हैं। जिस पल डॉक्टर हर्रेन पहुंचे पूरे गांव का माहौल अविश्वास में भर गया क्योंकि वो सालों से अस्पताल के बाहर नहीं निकले थे। क्लिनिकल प्रिसीजन से डॉक्टर हर्रेन ने कैंची निकाली, बॉर्न ईटर की खोपड़ी पकड़ी और 182 का हाथ उसके मुंह से छुड़ा लिया। बॉर्न ईटर चक्कर में अपना चेहरा छूने लगा, समझ गया कि उसकी जबड़े एक्सपर्टली काट दी गई है और बहुत पैनिक आ गया। अराजकता के बीच 182 चक्कर में खड़ा था जब डॉक्टर हर्रेन ने उसका हाथ पकड़कर डांटा कि पहले वाला इलाज बर्बाद कर दिया। उन्होंने 182 को परेशान और टोटल इडियट कहा। डंपलिंग मास्टर राहत के आंसू बहाने लगा और पूछा कि डॉक्टर हर्रेन आखिर बाहर क्यों आए। डॉक्टर हर्रेन ने चारों तरफ करनेज देखा और बोले, गांव तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा, और आगे बढ़कर कैंची बॉर्न ईटर की छाती में गहरी घुसा दी। बॉर्न ईटर दर्द से गरजा। गांव वाले शौक से देख रहे थे। डंपलिंग मास्टर भावुक हो गया जब उसने पुराने दोस्त को रोशनी में वापस आते देखा, लेकिन कैंची राक्षस की छाती में फंस गई और हिली नहीं। यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। मल्टी टाइगर ने संदेह से देखा और सोचा कि क्या कोई सिर्फ सर्जिकल कैंची से फाइट खत्म कर सकता है। बॉर्न ईटर गुस्से में चीखा कि यह घुसपैठिया कौन है और उसके शरीर के साथ क्या कर रहा है। डॉक्टर हर्रेन ने ठंडे स्वर में कहा, जितना मन करे भौंक, बस सही से बोल। बॉर्न ईटर ने विशाल जीभ से अटैक किया। डंपलिंग मास्टर चीखा कि कैंची इतनी मोटी मसल को नहीं काट पाएगी। डॉक्टर हर्रेन ने आसानी से खुद को बचाया और बोले कि शरीर कितना भी पावरफुल लगे, आखिर वो सिर्फ सेल्स का ढेर है। वो मुस्कुराए। बॉर्न ईटर चार्ज करता रहा, लेकिन डॉक्टर हर्रेन पहले ही जरूरी मसल फाइबर्स और नर्व्स देख चुके थे। परफेक्ट ओपनिंग मिलते ही उन्होंने कैंची चलाई। राक्षस के पास से ब्लर स्पीड में गुजरे और जीभ को बेस से काट दिया। जीभ हिंसक तरीके से बॉर्न ईटर के गले में वापस खींच गई। बॉर्न ईटर को देर से समझ आया कि उसकी मसल्स पूरी तरह श्रेड हो गई हैं। डॉक्टर हर्रेन ने समझाया कि अब जीभ रोल होकर उसे घुटन देगी। कटी मसल फैली और ट्रैकियां ब्लॉक कर दिया। सांस लेना बंद। खून नाक से टपका, आंखें लाल हो गईं और आखिरकार बॉर्न ईटर की टांगें ढह गईं। वो भारी धड़ाम से गिरा और उसका राज खत्म हो गया। गांव वाले जश्न मनाने लगे, चिल्लाए कि मॉन्स्टर हार गया। डॉक्टर हर्रेन को डेमन किंग बोलकर सराहा। लोग नाच रहे थे, गले मिल रहे थे। एक ने तो खुशी में ट्वर्किंग भी कर दी। मल्टी टाइगर स्तब्ध था कि इतना बड़ा खतरा इतनी आसानी से खत्म हो गया। डॉक्टर हर्रेन ने तारीफ इग्नोर की और बॉर्न ईटर की लाश के पास बैठकर उसका पेट चीरा, आंतों का भयानक सामान निकाला, एक मानव हड्डी निकालकर बोले कि इंसानी मांस मसल्स के लिए बहुत घटिया सोर्स है। डंपलिंग मास्टर रोते हुए घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगी कि सुरक्षित गांव नहीं बना पाया और लोगों की प्रकृति नहीं बदल पाया। बोला, शायद डॉक्टर सही थे, ये लोग मदद के बाहर हैं। लेकिन डॉक्टर हर्रेन ने कहा, ये सोचना बंद करो, वादे थोपना बंद करो और पहले अपने गोल पूरे करना सीखो। डंपलिंग मास्टर आंसुओं के साथ मुस्कुराया और डॉक्टर की सख्त लेकिन सच्ची सलाह मान ली। कांग कोने से बाहर आया और हैरान था कि डॉक्टर ने खतरे को कितनी तेजी से खत्म कर दिया। कांग ने बोला कि ये आदमी इलाके के बड़े बड़े से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। उसे खुशी हुई कि डॉक्टर ने सही फैसला लिया। अब ये जीत उसे नेगोशिएट करने के लिए अच्छा लेवरेज देगी। लेकिन शांति एक चीख से टूट गई। गांव वाले 182 के चारों ओर जमा हो गए, जो खून ज्यादा बहने से गिर पड़ा था। कांग उसके पास दौड़ा और चिल्लाया कि तू यहाँ क्यों है, और बोला कि तुझे तो भागने को कहा था ना। उसकी हालत देखकर बोला, क्या सोच रहा था रे, इतने बिगड़े शरीर में लड़ने वाला जिद्दी बेवकूफ। 182 ने मासूम चेहरा करके कहा कि वो बस बूढ़े की मदद करना चाहता था। उसने कांग से कहा, ऐसा करना तुम ही तो सिखाया था। कांग चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि वो आखिरकार 182 को समझने लगा है और नरम स्वर में बोला, तुम बिल्कुल सही थे, बहुत अच्छा किया। उसी पल उसे अजीब डैंडेलियन जैसे पार्टिकल्स दिखे। चश्मा उतार कर देखा। दूसरे कमरे में 182 ने आंखें खोली और डॉक्टर हर्रेन को अपने पास बैठे कपड़े सीते हुए पाया। 182 ने कमजोर आवाज में कहा कि कपड़े उसके हैं। डॉक्टर हर्रेन ने कहा,
आखिर जाग गया। 182 ने कहा कि वो कपड़ा मेरा है। डॉक्टर ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, और उन्होंने पूछा कि असल में तू कितना उम्र का है। बताया कि इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी वाले ज्यादातर 20 साल से ज्यादा जेल में फंसे रहते हैं, लेकिन 182 की ओरिजिन बहुत फ्रेश लग रही है, मतलब वो अभी बच्चा है। 182 ने कहा वो एडल्ट है, हालांकि कभी बच्चा था। डॉक्टर हर्रेन हंसे। 182 ने कहा कि हम दोनों एक जैसे हैं। डॉक्टर हर्रेन नाराज होकर बोले, क्या तू इडियट है? 182 ने कहा तो डॉक्टर को क्या पता, वो टीचर नहीं है। डॉक्टर हर्रेन ने कहा उनकी इंटेलिजेंस किसी टीचर से बेहतर है। 182 ने कहा झूठ मत बोलो। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया और कहा इस गधे के पास तो कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। वो कहते हैं कि मतलब तुम कोई कैदी नहीं हो। डॉक्टर हर्रेन ने पूछा क्या तुम इसी नर्क में पैदा हुए हो? 182 ने कहा वो शुरुआत से यहाँ था। डॉक्टर ने कहा गधे मैं भी तो यही कह रहा हूँ। फिर डॉक्टर ने कपड़े उसके मुंह पर फेंके और बोले कि रिकवरी स्पीड बहुत अच्छी है, जल्दी ठीक हो जाएगा, उसको ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है, और अगर उसको पाद मारना होगा तो। भाई पता नहीं ये लाइन क्यों मारी डॉक्टर ने। सीन चेंज होता है। शाम को डॉक्टर हर्रेन खड़े थे, जबकि कांग मैप देख रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि क्या इस मैप में एंट्रेंस या एग्जिट है? कांग ने कहा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। कांग बताता है कि एक विशाल मॉन्स्टर जो साला भागने वालों को मार डालता है, पर डॉक्टर हर्रेन को शक हो रहा था कि कांग फेंक रहे हैं, लेकिन कांग ने कहा उसने खुद देखा है। फिर कांग ने मैप में पॉइंट करते हुए बोला वो सेंट्रल हेडक्वार्टर जाना चाहता है एडमिन ब्यूरो से मिलने। डॉक्टर हर्रेन ने वार्न किया कि ब्यूरो कैदी का साथ नहीं देगा। कांग बोला कोशिश तो करनी ही चाहिए एक बार। फिर कांग ने कहा ये लोग हमें बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं। डॉक्टर ने पूछा कि चलो माना कि तुमको बाहर निकालने का रास्ता मिल भी जाए तो तुम यहाँ के हवा में मिल फॉग से जहर को कैसे हैंडल करोगे? कांग के माथे पर पसीना आ गया। उसने कहा बाहर निकलने पर इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। फॉग को सफेद पाउडर बताया और कहा कि लोग एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि नशीली चीज आसानी से मिल जाती है। कांग ने कहा कि अगर वो यहाँ से बाहर रहेगा होम्स के लिए तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो ही जाएगा, क्योंकि नशीली चीजों का असर धीरे धीरे कम होता जाता है। बस यहाँ से बाहर निकला होगा। उसने बताया कि कांग के पिता वैज्ञानिक हैं, सच्चाई सामने आने पर इलाज ढूंढ लेंगे। डॉक्टर हर्रेन ने कहा मुझे मेरी चिंता नहीं है। वो उसको आईने में देखने को कहता है। कांग टॉयलेट गया और चीख उठा। उसकी एक आंख नीली हो गई थी। डॉक्टर हर्रेन बोले ये यहाँ रहने का असर है। डॉक्टर पास आए और बोले ये यहाँ लंबे समय से रहने का असर है। कांग घबरा गया कि रामबुटीन वाला पल आ गया। उसके बताए मुताबिक अब उसे भी फॉग की क्रेविंग होगी और फॉग ना लेने पे वो भी लिम्बो स्टेट में चला जाएगा। चिल्लाया कि वो फंस गया, कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं है। डॉक्टर हर्रेन ने कहा तूने तो कहा था कि तू इससे रिकवरी कर लेगा। कांग निराश होकर सिर सोचने में लगा हुआ था कि अब उसकी जिंदगी तो डिस्ट्रक्शन में जा रही है। डॉक्टर ने कहा अब वो धीरे धीरे लिम्बो स्टेट में चला जाएगा, लिम्बो से कोमा में चला जाएगा। अगर यहाँ से बाहर निकलने के बाद बाहर जहाँ फॉग नहीं मिलेगा तो और बुरा फंस जाएगा कांग। फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या अब भी जाना चाहता है। कांग जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उसके 7 भाइयों कांग तो बहुत गंदा फंस गया है। कांग के लिए बुरा लग रहा है यार। तभी वहाँ 182 आता है और भूख की शिकायत करता है। डॉक्टर हर्रेन ने 182 को बेड पर जाने को कहा और फार्ट करके साबित करने को कहा कि पेट ठीक है। फिर कांग ने कहा वो बाहर जरूर जाएगा, क्योंकि जेल में पछतावे की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं। सीन चेंज होता है। हॉस्पिटल के सीन दिखाए जाते हैं। तीनों ने बैग पैक किए और बाहर लोगों के सामने खड़े थे। डम्पलिंग मास्टर ने सराहा कि उसने काफी अच्छा चॉइस किया है और लेगोस ने सर्दी तक रुकने को कहा, लेकिन डम्पलिंग मास्टर ने जाने दिया और बोला कि इनको इनके असली जगह में जाने दो। कांग ने हाथ मिलाया, शुक्रिया कहा। मास्टर ने टॉप क्लास डम्पलिंग का बड़ा बैग दिया। कांग बोला कि ये तो ज्यादा है, लेकिन 182 ने तुरंत उठा लिया। आखिरी अलविदा के बाद जाने लगे तो डॉक्टर हर्रेन रुके। मास्टर का हाथ देखा, पुराने निशान देखकर बोले उस समय स्किल खराब थी, अगली मुलाकात में ठीक से इलाज करेंगे। कहीं और भूरे बैग वाली चुप बैठी थी। डॉक्टर और टीचर के कॉम्बिनेशन पर सोच रही थी। फोन बजने लगा। उसने उठाया और बताया कि 182 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं निकला, लेकिन मरा नहीं क्योंकि उसने दोस्त बना लिए हैं। दूसरी तरफ वाला शख्स इस बात पर जोर से हंस पड़ा और बोला अरे यार 182 जैसे लड़के का दोस्त कैसे हो सकता है?
लाल बालों वाला शख्स एक भारी भरकम इमारत के सामने खड़ा था, जहां से मोटा और डरावना फॉग का बादल निकल रहा था। वो इमारत की तरफ बढ़ा और उसका दिमाग सिर्फ एक आखिरी सवाल पर अटका हुआ था, कितना फॉग बचा है। एक बड़े और हल्की रोशनी वाले कमरे में लाल बालों वाला एडमिन टीम का बॉस अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठा था। वो फॉगलैंड के घटते संसाधनों की बात कर रहा था और बोला कि इस्तेमाल होने लायक फॉग तेजी से खत्म हो रहा है, बस 5 साल की सप्लाई बची है। ये सुनकर सबके चेहरे पर बेचैनी छा गई। एक आदमी ने पूछा कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है या इतनी कम समय में अपने टारगेट को पूरे कर पाएंगे। लाल बालों वाला कमांडर बोला कि प्लान सफल करने के लिए हमें और ज्यादा दमदार टैलेंट चाहिए। जब दूसरे सदस्य ने कहा कि आम लोगों को निशाना बनाना अब आसान नहीं रहा, क्योंकि बाहर की जनता को चुप कराना मुश्किल हो गया है, तो कमांडर ने ठंडे स्वर में बस इतना कहा, सर्दी आ रही है। उंगलियों से तेज क्लिक करते हुए उसने पूछा कि सामान के बक्से तैयार हैं। रिपोर्ट मांगने पर एक अधीनस्थ ने पूरी लिस्ट शुरू की और कहा कि वे 500 बक्से भेजने वाले हैं, जिनमें रोज की जरूरतें, बिस्तर, खाना और अलग अलग फसलों के बीज होंगे। उसने निर्माण सामान, आरी, हथौड़े वगैरह भी शामिल किए। सुरक्षा के लिए 10 ग्लॉक 19 पिस्तौलें भी डाली गईं। लाल बालों वाला नेता ने लिस्ट देखी और बोला, बारूद भी ऐड कर दो। वो समझता था कि लोगों को सिर्फ मछली मत दो, उन्हें मछली पकड़ना सिखाओ। इस आदमी की ठंडी सोच देखकर आसपास वाले लोग असहज हो गए, लेकिन रिपोर्टर ने फटाफट बदलाव करने पर हाँ कर दी। कमांडर ने तुरंत जरूरत तो मानी, लेकिन अडिग रहा। अपने बाप की बात याद करते हुए बोला कि सही वक्त जरूर आएगा, इसलिए हमें बड़ा तूफान खड़ा करना होगा। दूसरी तरफ सुविधा के शांत और गंदे कोने में लारा टीचर ठंडी फर्श पर बैठी थी। उसके सामने गाजर का सूप रखा था। वो अस्त व्यस्त और कमजोर लग रही थी और सूप को घूर रही थी। उसका दिमाग कहीं और भटक गया था। स्टार्च और छोटे तत्वों को गिन रही थी। उसे लग रहा था कि ये खाना सिर्फ भ्रम देगा कि वो अभी भी जिंदा है। उसकी मुस्कान थकी हुई थी, उसमें कोई जान नहीं थी। तभी एक सफेद बालों वाली छोटी लड़की अचानक उसके बगल में आ खड़ी हुई। महिला हैरान रह गई, आंखें फट गईं। ऐसी जगह बच्ची को देखकर उसको लगा कि कोई एंजल है जो उसको बचाने आई है। उसने लड़की को जोर से गले लगा लिया। ब्रेन नाम की बच्ची भौचक्की होकर खड़ी रही। फिर उसने महिला के बालों पर हाथ रखा और बोली, मैं कोई एंजल नहीं हूँ। महिला तेजी से पीछे हटी। दिमाग थोड़ा साफ हुआ और पूछा, तू कौन है बेटी? ब्रेन ने खुद को बताया कि वो सफाई करने आई है। उसने शिक्षिका को खाने को कहा और बोला, बिना ठीक खाने के उसके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। टीचर को अपराध बोध हुआ कि ब्रेन अभी छोटी बच्ची है। उसने पूछा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? ब्रेन जवाब देने वाली थी कि छाया से एक औरत निकली और लड़की के सिर पर मार दिया। गंजी औरत ने ब्रेन को आलसी होने पर डांटा। लारा का गुस्सा भड़क उठा। उसने ब्रेन को अपनी तरफ खींचा, लेकिन गंजी औरत ने कसकर पकड़ रखा था। लारा ने पूछा, कोई बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? गंजी औरत हंस दी और बोली, अपना काम देख, ब्रेन से मत उलझ। गैरी अभी भी उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रही है, लेकिन ब्रेन से पंगा लेने से सिर्फ दिक्कत आएगी। लारा की पकड़ ढीली पड़ गई। उसे बेबसी महसूस हुई। वो देख रही थी कि गंजी औरत छोटी लड़की को ले जा रही है। ब्रेन ने छोटा सा हाथ हिलाकर अलविदा कहा और टीचर अकेली पूरी तरह उलझन में खड़ी रह गई। दूसरी जगह एक शांत कमरे में टांके काटने की आवाज गूंज रही थी। डॉक्टर हर्रेन 182 पर काम कर रहे थे, जो अभी हाल में डम्पलिंग गांव से आए थे। 182 अब काफी तरोताजा दिख रहा था। डॉक्टर हर्रेन ने कहा कि चोट पर एक भी निशान नहीं बचा। उन्होंने बताया कि उन्होंने कोशिका स्तर पर ठीक किया है, इसलिए रिकवरी इतनी साफ दिख रही है। कांग प्रोसेस देख रहा था और पूछा, क्या ये फॉग से मिली ताकत है? डॉक्टर हर्रेन ने दिखाने का फैसला किया और बोला कि उनकी क्षमता को फोकस कहते हैं। जैसे ही उन्होंने 182 पर नजर लॉक की, लड़का असहज हो गया। डॉक्टर हर्रेन ने समझाया कि जब वो फोकस करते हैं तो सब कुछ सूक्ष्मदर्शी की तरह साफ दिखता है। इससे शरीर के दोष पकड़ सकते हैं और ताकत बढ़ा सकते हैं, जो इस जगह में बचने के लिए बहुत जरूरी है, जहां सब जोर जबरदस्ती पर चलते हैं। ये ताकत बचने में बहुत काम आती है, लेकिन उन्होंने ज्यादा कर दिया तो 182 कांग से बोलने लगा कि डॉक्टर को रोक दो। कांग को लगा कि ये तो कमाल की चीज है। कांग बोले, था ये तो प्रैक्टिकली सुपर पावर है, जैसे अंदर तक देखने वाली विजन। डॉक्टर हर्रेन ने विनम्रता से कहा, लेकिन आंखों का साइड इफेक्ट भी है। कांग ने माना कि अगर उन्हें कोई ताकत मिले तो वे भी ऐसी ही चाहेंगे। डॉक्टर हर्रेन ने पूछा, क्या तुम फॉग लेने वाले हो? कांग ने साफ किया कि वो पहले से जहर खा चुके हैं, बस सोच रहे थे क्या अगर। उन्हें रैम्बुटन की चेतावनी याद आई कि ताकत पाने के लिए ढेर सारा फॉग चाहिए और वो उस चीज का भूखा राक्षस बनना नहीं चाहते। फिर भी उन्हें हल्की उदासी हुई। इच्छा हुई कि उनके पास भी दूसरों जैसी हिम्मत और ताकत होती। डॉक्टर हर्रेन ने कहा,
फॉग कोई रैंडम वरदान नहीं, ये इंसान की असली खूबी को बढ़ाता है। अगर किसी में खास खूबी है तो उसका विकास पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग को थोड़ी झुंझलाहट हुई कि उन्हें कोई खास खूबी महसूस ही नहीं होती। जब डॉक्टर हर्रेन ने कहा विनम्र मत बनो, तो कांग ने जोर दिया कि वे सच में बेकार हैं और सोच रहा है कि क्या इस दुनिया में भी वे बिना टैलेंट और बिना ताकत के इंसान ही रहने वाला है। 182 ने मूड हल्का करने की कोशिश की और बोला, कांग चिल्लाने में तो बहुत माहिर हैं। इससे कांग ने गुस्से से उसे घूर लिया। डॉक्टर हर्रेन ने कहा, खूबी कभी सूक्ष्म भी होती है। देखो 182 की अजीब रिकवरी स्पीड। उन्होंने समझाया कि लड़के की चोट ठीक करने की क्षमता सिर्फ पावर नहीं, बल्कि उसके शरीर की नेचुरल खूबी है जो इंसानी लिमिट से कहीं आगे है। कांग हैरान था और बोला कि उसे लगा 182 की मुख्य पावर सुनना है। उसने आगे कहा कि 182 बेहद तेज और इतना तगड़ा है कि एक झटके में शोल्डर का कंधा तोड़ सकता है। कांग ने सोचा कि जहां कुछ लोग बेकार हैं, वहीं दूसरे लोगों के पास एक साथ कई खूबियां हैं। उसने निष्कर्ष निकाला कि शायद अभी उन्होंने काफी नहीं सीखा है। अचानक कांग के दिमाग में एक बात कौंधी। उन्होंने 182 को देखा और कहा, वो हाई रैंक लीडर वाली बात फिर से दोहरा। हमारे लड़के को एहसास हुआ कि फॉगलैंड के बंद गेट खोलने की चाबी शायद ठीक उसके सामने बैठी है। उन्होंने डॉक्टर हर्रेन से पूछा और याद दिलाया कि आपने पहले बताया था अगर कोई हाई रैंकिंग लीडर बन जाए तो वो इस जगह से बाहर निकल सकता है। डॉक्टर हर्रेन उलझन में पड़ गए और पूछा, हाई रैंकिंग लीडर से मतलब क्या है? कांग ने समझाया कि ये फॉगलैंड की सीमा के अंदर सुनाई जाने वाली पुरानी कहानी है, किसी की कहानी जिसके पास अनगिनत खूबियां हैं, जो मुक्ति का देवता बनेगा और फॉग में फंसे सबको आजाद कर देगा। डॉक्टर हर्रेन ने इस विचार को हंसी उड़ाई और बोले, ये तो पागलों वाली कहानी लगती है। लेकिन कांग ने कहा, धुआं बिना आग के नहीं होता। उन्होंने 182 की तरफ देखा और पूछा, तू इस कहानी के बारे में क्या सोचता है? 182 ने बस उन्हें घूरा। उसने कहा, वो पागल लोग लगातार बकवास करते रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। इस जवाब से कांग निराश हो गया। फिर 182 को पकड़ लिया और चिल्लाकर पूछा, क्या तू सच में कुछ जानता है? 182 की आंखें ठंडी हो गईं और उसने वापस घूरा। कांग को लगा कि कुछ बुनियादी रूप से गड़बड़ है। उसने रुककर पूछा, इसका क्या मतलब है? 182 ने पूछा, कांग हाई रैंकिंग लीडर बनना इतना क्यों चाहते हैं? कांग को अपना जवाब यकीन था। वे बोला, क्योंकि वो खिताब ही फॉगलैंड से बाहर निकलने की एकमात्र चाबी है। लेकिन 182 अडिग रहा और बोला, मैंने पहले ही कहा था कि तुम ये नहीं कर सकते। कांग ने लड़के की साफ साफ खूबियों को देखा और सोचा, उसके इतने बड़े टैलेंट के बावजूद क्या कोई चांस नहीं है? जवाब में 182 ने धीरे से अपना कटा हुआ हाथ उठाया, जिसका चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था, और बोला, मैं सीमित हूँ क्योंकि मेरा एक हाथ नहीं है। कांग को झुंझलाहट हुई और उन्हें लगा लड़का जानबूझकर मुद्दे से बच रहा है। उसने 182 से कहा, तू मुझे पागल कर रहा है, हर गंभीर बात पर कुछ और बोल देता है। उसने अपनी निराशा जताई और कहा कि अब हम इतने करीब आ चुके हैं कि सब कुछ साथ सहा है। कांग ने विनती की, मेरी स्थिति समझ, मैं इस नर्क से बाहर निकलना चाहता हूँ। 182 ने बस इतना कहा, मुझे समझ नहीं आता। कांग उस पर चिल्लाया और पूछा, क्या तूने कभी सच में मुझे भागने में मदद करने का सोचा था, या बस मजे लेने के लिए मेरे साथ घूम रहा है? डॉक्टर हर्रेन ने बीच में बोलने की कोशिश की और कांग को शांत होने को कहा। डॉक्टर बोला, लड़का कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन कांग का गुस्सा उबल चुका था। कांग ने चिल्लाकर कहा, 182 ने कभी एक भी सवाल का सीरियस जवाब नहीं दिया। उसने मांगा, लड़के ने कौन सा अपराध किया? सिर पेपर बैग से क्यों ढकता है? उसके बैग में क्या छिपा है जिसको वो हमेशा लेकर चलता है? उसे एहसास हुआ कि उन्हें 182 का नाम भी नहीं पता। जैसे ही कांग ने दबाव डाला, 182 असहज हो गया। उसकी आंखें हल्की पीड़ादायक लाल हो गईं। एक पल के लिए कांग ने अजीब दृश्य देखा। 182 का बच्चा जैसा रूप उनके सामने प्रकट होता दिखा। अचानक 182 उठ खड़ा हुआ और कैंप से भाग गया, सवालों के दबाव से बचने के लिए। कांग ने उसे अंधेरे में गायब होते देखा और महसूस किया कि वो सच में अपना दिमाग खो रहा है। डॉक्टर हर्रेन शांति से देख रहे थे और बोले, लड़का अपना बैग लिए बिना चला गया। अचानक उस शाम को आग के चूल्हे की चिंगारियां बढ़ते अंधेरे में नरम और गर्म रोशनी बिखेर रही थीं। कांग और डॉक्टर हर्रेन साथ बैठे थे। हालांकि 182 अभी तक वापस नहीं लौटा था। कांग ने उसकी गैर हाजिरी पर ध्यान दिया और बोला कि 182 तो बुनियादी रूप से अस्थिरता का कारण बन गया था। वो थोड़ी कड़वाहट के साथ बोला कि 182 हिंसक है, समस्या खड़ा करने वाला है
और शायद इतना बेवकूफ है कि हमारे प्लान समझ ही नहीं पाता। वैसे भी उसने सोचा कि चूंकि 182 अपराधी है, वो हमारे साथ बाहर की दुनिया में रह ही नहीं सकता। कांग ने 182 के छोड़े हुए बैग में हाथ डालकर खोजना शुरू कर दिया। हताश जिज्ञासा में वो सोच रहा था कि वो गठरी जो 182 हमेशा छुपा कर रखता था, शायद कुछ ऐसा हो जो हमें मदद कर सके। डॉक्टर हर्रेन उसे देख रहा था और पूछा कि क्या तुम किसी और के सामान में हाथ डालकर चोर बन रहे हो? कांग को असहजता महसूस हुई। वो लड़खड़ाते हुए बोला कि अब बैग का कोई मालिक नहीं है, लेकिन डॉक्टर हर्रेन इससे एग्री नहीं था। डॉक्टर हर्रेन ने कहा कि हमें साथ जाना चाहिए क्योंकि 182 अपराधी नहीं है। अचानक कांग ने उन्हें घूरा। उसके दिमाग में उलझन की तरंगें महसूस हो रही थीं और उसने पूछा कि डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं। डॉक्टर हर्रेन ने समझाया कि उन्होंने कभी एक बहुत छोटे मरीज का इलाज किया था, इस लैंड में पैदा हुआ बच्चा। डॉक्टर हर्रेन ने कांग से पूछा कि क्या तुमने कभी उनके बारे में सुना है। डॉक्टर हर्रेन ने अपने बीते दिनों की कहानी सुनाई, जब एक आदमी अस्पताल में उनके पास आया, फुसफुसाते हुए और घर पर जाकर जांच की भीख मांग रहा था। डॉक्टर हर्रेन सुरक्षा पहरेदारों को चकमा देकर उस आदमी की कोठरी में पहुंच गया। अंदर जाकर उन्हें झटका लगा जब उन्होंने जमीन पर एक छोटा बच्चा लेटा देखा। जब डॉक्टर हर्रेन चीखे कि वो मैनेजमेंट ऑफिस को सूचित करेंगे मदद के लिए, तो आदमी ने उन्हें रोका। डरते हुए उसने बताया कि सूचना देने से कुछ भयानक हो जाएगा। उसने डॉक्टर हर्रेन से विनती की कि वो ऐसा बिहेव करें जैसे उन्होंने कभी उन्हें देखा ही नहीं, और कहा कि मैनेजमेंट फॉग में जन्मे और पल्ले बच्चों की कभी मदद नहीं करेगा। डॉक्टर हर्रेन ने आग की लपटों में देखा और पुष्टि की कि उन बच्चों को फॉगलैंड के बच्चे कहा जाता है। कांग को ठंडा एहसास हुआ कि 182 शायद उनमें से एक है। वो कैदी नहीं था, बल्कि यहाँ जन्मा था और कभी दूसरी जिंदगी नहीं देखी थी। कांग को एहसास हुआ कि फॉगलैंड की सारी क्रूर दुनिया में इस फॉग में बच्चे को पालना सबसे डरावनी चीज है। डॉक्टर हर्रेन ने माना कि आखिरकार उन्हें सूचना देनी ही पड़ी और परिवार जल्दी से गांव छोड़कर चला गया। डॉक्टर हर्रेन ने कांग से सुझाव दिया कि शायद सबसे ज्यादा मदद की जरूरत उस लड़के को ही है। कांग और डॉक्टर हर्रेन आराम कर रहे थे। कांग गया और 182 के बैग में हाथ डालने लगा। डॉक्टर ने पूछा कि वो क्या कर रहा है और कांग ने समझाया कि हमें 182 को ढूंढना है और वो हमारे साथ आए। हमारे लड़के को यकीन था कि लड़के की कहानी सुनने के बाद वो उसे इस नर्क में अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने डॉक्टर हर्रेन को शांति से शुक्रिया कहा कि उन्होंने लड़के को अस्वीकार नहीं किया। डॉक्टर ने सिर खुजाया, कहा कि जब तक कोई इंसान है तो ये स्वाभाविक बात लगती है। कांग ने देखा कि अकेले भागना बचने के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। उसने डॉक्टर से कहा कि वो धीरे सीखने वाला है, लेकिन उसे लगता है कि वो सही चुनाव कर रहा है। उसे पहचान थी कि जिसे वो बचाना चाहता है वो अच्छा इंसान है। डॉक्टर हर्रेन उठ खड़े हुए और पूछा कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे, जिस पर कांग ने जवाब दिया कि उसके पास उस गठरी में छुपा हुआ बहुत अच्छा चारा है। कांग ने बैग खोला और जैसे ही डॉक्टर सोच रहे थे कि क्या हमें डायरी मिलेगी, कांग ने सामग्री देखी और हैरान रह गया। बैग कचरे से भरा था, खाली बोतलें, डोरी और पुराना लोहा। डॉक्टर हर्रेन ने इसे कचरे का ढेर कहा और कांग को गुस्से उबाल आया। वो सोचने लगा कि लड़का इन चीजों को क्यों रखता है जैसे वे खजाने हों। अचानक डॉक्टर ने हाथ डालकर एक शकरकंद निकाला। उत्साहित होकर उन्होंने उसे आग में भूनने के लिए फेंकने की तैयारी की। कांग चीखा और फुल तेजी से आगे बढ़ा। शकरकंद को जलने से पहले पकड़ लिया। वो जमीन पर लुढ़क गया। डॉक्टर हर्रेन को हैरानी हुई। डॉक्टर ने पूछा कि क्या वो पागल है, लेकिन कांग खुश था कि शकरकंद सुरक्षित है। उसने शकरकंद पर फूंक मारी और देखा कि वो अभी भी ताजा है। उसे उम्मीद दिखी। उसने देखा कि उसमें जड़ें निकल आई थीं। उसे पहचान थी कि 182 उसकी देखभाल कर रहा था और इस सड़ती जगह में भी वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगली सुबह पक्षियों की चहचहाहट हवा में भर गई। 182 जमीन पर सिकुड़ा पड़ा था, दयनीय दिख रहा था। उसे 2 आदमियों की आवाजों ने चौंका दिया जो उसके ऊपर खड़े थे। वे जमीन पर बने एक्स निशान के पास खड़े थे और पूछा कि तुम हमारी जगह में सोने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। 182 जागा और जोर देकर कहा कि वो सो नहीं रहा था, लेकिन आदमियों ने चिल्लाकर कहा कि उन्होंने उसे खर्राटे लेते सुना था। वे गुस्से में थे और हथियार लिए हुए थे। उन्होंने उसे बाहर निकलने को कहा कि जगह बहुत बड़ी है और वो उन्हें परेशान कर रहा है।
182 ने नीचे देखा और समझ गया कि वे निशान के बारे में सही कह रहे थे। उनमें से एक आदमी चीखने लगा कि यहीं हमें सामान मिलता है, लेकिन दूसरे आदमी ने जल्दी से उसका मुंह पकड़ लिया। उसने अपने साथी को डांटा कि इतनी जोर से गुप्त जगह के बारे में बोल रहा है जिसे एरिया के लीडर भी नहीं जानते। दोनों आदमी काफी बुद्धिहीन दिख रहे थे और 182 ने उन्हें घूरा, जैसे उन्होंने समझ लिया कि अब उसे हटाना ही होगा क्योंकि वो उनका राज जान गया है। 182 ने खुद की तरफ इशारा किया, खतरे को महसूस करते हुए जैसे वे उसके भाग्य पर बहस कर रहे थे। तुरंत वो अचानक तरल शक्ति के साथ खड़ा हो गया। उसकी हरकत उन खड़े आदमियों में डर की लहर दौड़ गई। उसने उन पर कच्चे गुस्से से घूरा जिससे वे हिचकिचाते हुए बुदबुदाने लगे। उन्होंने आश्चर्य से कहा कि वो शुरू में सोचे से कहीं बड़ा है। उनमें से एक ने हिम्मत बटोरने की कोशिश की, अपने साथी को याद दिलाया कि हथियार तो उनके पास हैं। आदमियों ने अपनी बंदूकें निकाली। उनमें से एक ने खुद को प्रौद्योगिकी दल का सदस्य बताया, दावा किया कि वो घरेलू बंदूकें बनाने का मास्टर है और वही यहाँ का अगला लीडर बनेगा। उसके बगल में एक आदमी जिसका नाम विल्सन था मुस्कुराया, खुद को दल का हत्यारा बताया और अपनी सटीक निशानेबाजी का घमंड किया। हालांकि जैसे ही 182 भारी और जानबूझकर कदमों से आगे बढ़ा, उनकी हिम्मत टूट गई। उन्होंने उसे रुकने को चिल्लाया, मांग की कि हाथ ऊपर करो, जबकि हड़बड़ाकर एक दूसरे को गोली मारने को कह रहे थे। उन्होंने गोली चलाई लेकिन निशाना चूक गया। 182 को पूरी तरह मिस करते हुए जैसे लड़का पास आ रहा था। विल्सन ने अपने साथी को खराब निशाने के लिए डांटा, लेकिन आदमी ने माना कि असली इंसान पर गोली चलाना सोचे से कहीं मुश्किल है। विल्सन अपनी ट्रिगर खींच पाता उससे पहले 182 ने अंधा कर देने वाली कुशलता से काम लिया। उसने हत्यारे को निहत्था किया और बंदूक की नली सीधे विल्सन के सिर से सटा दी। विल्सन जमा रह गया। उसकी जिंदगी आंखों के सामने घूम गई, जैसे वो 182 की ठंडी बेरहम नजरों में देख रहा था। उसे समझ आ गया कि लड़के की आंखों में तुरंत मौत थी। ये लड़का सच में गोली चला देगा। अपने साथी को मौत के मुंह में देखकर दूसरे आदमी घुटनों पर गिर पड़ा, दया की भीख मांगते हुए। उसने वादा किया कि वो लेटेगा या कुत्ता की तरह भौंकेगा अगर उनकी जान बच जाए। वो सच में भौंकने लगा, एक दयनीय आवाज जो तनाव भरी चुप्पी में भर गई। 182 ने आदमी की हताश स्थिति देखी और कहा कि चुप रह। उसकी आवाज सख्त और कोल्ड भरी थी। कुछ समय बीता और परिणाम साफ था। 182 शांति से बैठा था, जबकि विल्सन और उसका साथी जमीन पर घुटनों पर बैठे थे, पूरी तरह पीटे गए और दयनीय दिख रहे थे। 182 ने फिर उनसे मांग की कि उसे बताओ कि सामान का बक्सा क्या है। विल्सन अब नॉर्मल होकर बोला कि 182 किसी के लिए जो सामान का बक्सा भी नहीं जानता, वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। उन्होंने समझाया कि बक्से प्रबंधन कार्यालय से उपहार जैसे हैं, उपयोगी सामान और वे सामग्री से भरे हैं जिनसे वे हथियार बनाते हैं। विल्सन ने कहा कि ये बक्से एरिया में उनकी ताकत का स्रोत है, लेकिन दुर्लभ हैं। हर गांव में कुछ ही गिरते हैं और शोल्डर सब ले लेते हैं। उसने इशारा किया कि जहां 182 अभी बैठा है वो गुप्त गिरने का स्थान है जिसे कोई लीडर भी नहीं खोज पाए। चूंकि उन्होंने इतना मूल्यवान राज साझा किया, विल्सन ने 182 को उसने टेक्नोलॉजी टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। 182 ने उन्हें घूरा। उसका दिमाग एक खास टारगेट पर केंद्रित था। उसने पूछा कि क्या बक्से में शकरकंद हैं। जब आदमी भ्रमित दिखे, उसने स्पष्ट किया कि क्या शकरकंद सामान के बक्सों में मिलते हैं। आदमियों ने मुस्कुराते हुए समझाया कि बक्सों में विभिन्न चीजें होती हैं, अक्सर फसलों के बीज होते हैं जिन्हें तुम खुद उगा सकते हो। ये सुनकर 182 की रुचि तुरंत बढ़ गई। जब उन्होंने बताया कि उन बीजों से वो हजारों शकरकंद उगा सकता है, तो उसकी आंखों में बचपन जैसी खुशी चमक उठी। तो भाइयों, मैंने इस वीडियो में फॉगलैंड का 26 का 33 तक के चैप्टर्स डाल दिए हैं। अगली वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ये बॉक्स में क्या है। और इस वीडियो में 182 के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।